नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट। आज फिर से बांग्लादेश की स्टोरी हमारे पास है। आज शेख हसीना वाली बात नहीं है, तारिक रहमान वाली बात नहीं है, पर उससे जुड़ी हुई कोई एक बात है। क्या आईएसआई का जो नेटवर्क है वो बांग्लादेश के अंदर और भी गहराता जा रहा है? कई एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि जब से शेख हसीना की सरकार गई है, प्रोटेस्ट हुए वहां पर, आईएसआई ने अपनी रूट्स जो हैं, अपनी जड़ें जो हैं बांग्लादेश में, ढाका में और कई इलाकों में, चिटागोंग में बहुत मजबूत कर ली हैं। ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह जानते हैं। इसकी वजह की खबर क्या है, पहले ये जानते हैं। खबर यह है कि एक 6 मेंबर का डेलीगेशन, मतलब 6 लोगों का डेलीगेशन, और वो किसके थे? वो बांग्लादेश के मिलिट्री इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, द डायरेक्टरेट जनरल फोर्सेस इंटेलिजेंस, यानी डीजीएफआई, तो इनका 6 लोगों का डेलीगेशन जाता है इस्लामाबाद मुलाकात के लिए। किससे मुलाकात करते हैं, इस पर भी आऊँगा। पहले जान लेते हैं कि कौन कौन था इस डेलीगेशन में। इसको लीड किया कर्नल मकफूस उल बड़ी ने, और इसमें विंग कमांडर इमरुल काइश शामिल थे, मोहिउद्दीन मोहम्मद आसिफ शामिल थे, स्क्वाड्रन लीडर रेहाम मोहम्मद चौधरी शामिल थे, मुराद हुसैन तुषार और खांडोकर आरिफुल इस्लाम। तो ये 6 लोग, ये डेलीगेशन था जो इस्लामाबाद जाता है, और इनकी मुलाकात होती है पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल से, आईएसआई के ऑफिशियल से। तो इसमें क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, इंडिया से कोई रिएक्शन आएगा तो हम तारिक रहमान को भेजेंगे, अगर शेख हसीना आएगी, शेख हसीना को छोड़ा जाएगा, मतलब शेख हसीना बांग्लादेश आएंगी। और दूसरी तरफ जाकर आईएसआई के ऑफिशियल से मुलाकात करना और इस तरह की चीज़ें करना, तो संकेत बिल्कुल नई दिल्ली को ठीक नहीं पहुंच रहे हैं। जबकि मैं बार बार ये बात रिपीट करता आया हूं कि भारत हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता रहता है, पर बांग्लादेश के तरफ से कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स के कमेंट्स की बात करूंगा। एक भारत के पुराने राजदूत हैं, उनका नाम है अनिल त्रिगुनायत। इन्होंने कुछ बयान दिया है, इस पर बात करता हूँ, ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले तो इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान मिलिट्री एंड आईएसआई हैव ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव इन बांग्लादेश एंड फाउंड एक्सेप्शनल आउटरीच ड्यूरिंग मोहम्मद यूनिस लेड इंटरिम गवर्नमेंट। मतलब इन्होंने क्या कहा, ये जो आईएसआई थी और बांग्लादेश की जो यूनिस सरकार थी, जो शेख हसीना के जाने के बाद बनी, उसमें आईएसआई ने अपने नेटवर्क में बहुत बड़ी उछाल मारी है। तो केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले उनकी मौजूदगी वहां पर थी, पर जब से शेख हसीना गई, उनकी सरकार आई, आईएसआई की मौजूदगी डबल ट्रिपल हो गई वहां पर। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है जब बांग्लादेश की कोई डेलीगेशन ढाका जा रही है, माफ कीजिए, इस्लामाबाद जा रही है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में जा रही है। पहले भी चीजें होती आई हैं, और इनका दोनों का प्रेम मैं बताता हूं आपको। इससे पहले डीजीएफआई के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल कासिर राशिद चौधरी, इनका नाम है कासिर राशिद चौधरी, ये अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद गए थे। अच्छा जी, इस्लामाबाद गए, और किस टाइम फ्रेम में गए ये जानिए, अप्रैल 2026 में। अभी इनको 1 भी महीना नहीं हुआ था ये पदभार संभाले हुए, और 1 महीने के भीतर भीतर सबसे पहले इन्होंने कहाँ जाना उचित समझा, पाकिस्तान। अच्छा, इनकी मुलाकात किससे होती है? जो सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनसे ये मुलाकात करते हैं। इसके बाद जो इनके आईएसआई के काउंटर पार्ट्स हैं वहाँ पर, उनसे इनकी मुलाकात होती है। ये तो मैंने आपको एक चीज़ बताई। उससे पहले जानिए, पिछले साल भी डीजीएफआई का एक डेलीगेशन पाकिस्तान जाता है, ये भी रिपोर्ट्स बताती हैं। अच्छा, तो इनकी लगातार विजिट संकेत क्या करती हैं? क्योंकि एक एंगल यहां से और ये जुड़ता है, मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, हालांकि वो रिपोर्ट्स वेरीफाइड नहीं है, कि मक्का डिफेंस समझौता जो हुआ है उससे भी इसके तार जुड़ते हैं। क्या लोग ये भी कह रहे हैं, क्या पता बांग्लादेश आगे जाके मक्का डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो है इस्लामिक नाटो इन्होंने बना दिया है। खैर, इस्लामिक नाटो तो नहीं है, सुन्नी नाटो उसका नाम बार बार आता है। तो क्या पता बांग्लादेश इसको ज्वाइन कर ले। तो क्या है, भारत के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक साइड से भारत के ईस्टर्न फ्रंट से लगातार बांग्लादेश की तरफ से रवैया पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं आ रहा है, खासकर शेख हसीना के जाने के बाद। सर, पाकिस्तान के साइड से तो रवैया कभी ठीक रहता ही नहीं है। अच्छा, ये तो दोनों भाई बिछड़े थे 71 में, क्या साथ आके भारत के लिए कोई मुसीबत पैदा कर सकते हैं? सोचने वाली बात तो है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नायक ने एक और स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। द प्रेजेंट रजीम, इवन इफ somewhat pragmatic, is traveling on the same path where strategic advantages from Sino-Pak axis are being savored। यानी चाइना की भी बात करी गई है कि बांग्लादेश जो है नई दिल्ली से ज्यादा चाइना से करीब है और पाकिस्तान से करीब है। अच्छा, बात करते हैं कि जनवरी में क्या हुआ था। एक और चीज आपको बताने रह गई कि जनवरी में क्या हुआ था। एक और मुलाकात होती है सब जनवरी में, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुखों की मुलाकात होती है। अच्छा, और बात किसकी होती है? JF-17 की खरीदी की बात होती है। मेरे को तो समझ में आ ही नहीं रहा है कि इन्होंने ऐसा कौन सा प्लान बना लिया साहब, कि इनकी हर किसी से बातचीत चलती रहती कि हम JF-17 बेचेंगे, JF-17 बेचेंगे, और बेची एक भी यूनिट नहीं गई है।
अभी खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि सोमालिया से इनकी बातचीत चल रही है, और सोमालिया, और ऐसा खबर में लिखा था कि सोमालिया इज शोइंग अ कीन इंटरेस्ट टू बाय JF-17 फाइटर जेट्स। तो ये भी कहानी थी। और मक्का समझौते की जो मैं बात कर रहा था, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हालांकि ये जो है ना, पिछले साल से इसकी शुरुआत हुई थी, सितंबर 2025 से, जब सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक समझौता, कलेक्टिव डिटरेंस वाली कोई डिफेंस पैक्ट साइन हुआ। उसके बाद तुर्की इसमें आ गया। हाँ, और तुर्की के ज्वाइन करते ही 7 तारीख को उन्होंने साइन किया इस पे, मक्का के अंदर। एक इंडिकेशन देने की कोशिश भी की, का नाम भी जानबूझ के मक्का डिफेंस पैक्ट इसलिए रखा गया ताकि दुनिया को दिख सके कि बड़ी होली सिटी में हुआ है, मतलब उसका नाम इन्होंने इसलिए दिया। अच्छा जी, उसके बाद अर्दोगान ये बयान दे देते हैं कि भविष्य में मिस्र यानी इजिप्ट भी इसका हिस्सा बन सकता है। अच्छा जी, इजिप्ट इसका हिस्सा बन जाएगा। और बांग्लादेश की एक्टिविटीज़ को देख के लग रहा है कि क्या बांग्लादेश भी मक्का डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनेगा। हालांकि बांग्लादेश की ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं, उनकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो उनकी तरफ से कोई भी एक्शन लेना उनके लिए मुसीबत का सौदा बन सकता है। पहली बात तो ये है कि एनर्जी सप्लाईज के लिए वो हम पर डिपेंड करते हैं। एनर्जी सप्लाईज किस तरीके की, हमारी पाइपलाइन जो बिछी हुई है, जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन बिछी थी, उसके ज़रिए लगभग काफ़ी ज़्यादा हद तक डीजल हम उन्हें सप्लाई करते हैं। एक एग्रीमेंट जो हमारे और उनके बीच में हुआ था, डीजल के बाद इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी होती है। और इन सब चीज़ों को जब हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद भी वो हमें आंख दिखाते हैं किस तरीके से, भाई साहब, कि हम तारिक रहमान को नहीं भेजेंगे। नहीं भेजने के बाद पहले शेख हसीना को छोड़िए आप, फिर आप उस्मान शरीफ हादी के किलर्स को छोड़िए। तो ये तो बिल्कुल ही डबल कैरेक्टर और दोहरा चरित्र है बांग्लादेश का। इसके साथ साथ आगे जब बढ़ा जाए तो ISI वाली जो मैंने आपको कहानी सुनाई कि ISI की जो जड़ें हैं वो बांग्लादेश में काफ़ी गहराती जा रही हैं, काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। तो कुल मिलाकर भारत को 3 फ्रंट पर मुसीबत का सामना, क्या पता सामना करना पड़ जाए। पहला तो मैंने आपको बताया ही कि वेस्ट फ्रंट जो पाकिस्तान वाला है, ईस्ट फ्रंट जो बांग्लादेश वाला है, और ऊपर चाइना से भी इनके रिलेशन अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, तो मुसीबतें इनको आगे क्या आ सकती हैं, क्योंकि जो इनकी अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश की, वहाँ पर आवामी लीग, वो लगातार इनको घेरती रहती है। भले इलेक्शन BNP ने जीत लिए तारिक रहमान के बांग्लादेश वापस आने के बाद, हालांकि केस तो उन पर भी चल रहा था, कि भारत बुलाने की कोशिश बार बार कर रहा है। दिनेश त्रिवेदी लगातार मुलाकात करने जाते हैं तारिक रहमान से कि आप भारत आइए, ब्रिक्स समिट में आइए, आप बिम्स्टेक के चेयरमैन हैं, इस हैसियत से आइए। उनकी तारीफ भी बार बार करते हैं कि ही इज़ अ पीपल्स मैन, आई लाइक टू फॉलो हिज स्पीच अ लॉट। बट उसके बाद भी इस तरह के रवैये ना बांग्लादेश को शोभा नहीं देते, क्योंकि जो भी देश पाकिस्तान के करीब आया है उसने कुछ मुश्किलों का सामना ही किया है, चाहे वो कोई भी देश हो। तो बांग्लादेश को मैं हिदायत यही दूंगा और सुझाव यही दूंगा कि वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ कम करके भारत की तरफ बांग्लादेश का झुकाव होना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़रूरतें हमसे हैं, पाकिस्तान से नहीं है। और उसके बाद अगर बात करी जाए तो ट्रेड सप्लाईज चाइना से चल सकती है, जो आपका अच्छा ट्रेड चाइना से चल रहा है, उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। पर इस तरीके के दोहरे नेचर से या डुअल कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा। एक तरफ जो खबरें बता रही हैं कि ISI का नेटवर्क आपके यहाँ है, उसके बाद आप आंख दिखाने की कोशिश भी करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें नहीं चल पाएंगी। अच्छा, आपके क्या सुझाव थे इस वीडियो के अंदर, वो ज़रूर हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। क्या ये कोई बड़ा गेम होने वाला है? क्या ISI कुछ प्लान कर रहा है भारत के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर, या इन दोनों के जो सैन्य समझौते हैं, जो सैन्य गतिविधियां हैं, वो भारत को नुकसान पहुंचा सकती है? और साथ में प्लस चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा, इसमें कोई आगे अपडेट आएगी तो हम आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप ग्लोबल अपडेट देख रहे थे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।